हेलो डियर लर्नर्स, अब हम थोड़ा सा पेपर 1 के बारे में आज देखेंगे, दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसी यूनिट है जो बहुत असेंशियल है। आपको टीचर बनना है ना, तो उसके लिए एप्टीट्यूड क्या क्या आपके अंदर करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, कैसे आप बच्चों को संभालेंगे, तो बहुत एक बेसिक सा जो कहते हैं ना वो चीज़ आपसे डिमांड करती है यूजीसी नेट, अलोंग विद इम्पॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको क्लियर इस तरीके से करवा दूंगी ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ऑल राइट, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। टीचिंग एप्टीट्यूड, असेंशियल स्किल्स फॉर अफेक्टिव एजुकेशन। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एक नेचुरल एबिलिटी है या एक्वायर्ड कैपेसिटी है। हम हमारे अंदर ये इनहेरिटेड भी हो सकता है, मतलब इनेट जिसको कहते हैं अंदरूनी, या फिर हम इसको एक्वायर करते हैं बाहर से, एक्सटर्नल। ठीक है, टू इम्पार्ट नॉलेज, ताकि हम दूसरों को नॉलेज दे सकें, स्किल्स प्रोवाइड कर सके, और एटीट्यूड्स अफेक्टिवली टू लर्नर्स। लर्नर्स हम सारे हैं, पर टीचर यहाँ पे एक होता है जो सीखने वाले हैं, उनको या तो अपनी इनेट कैपेबिलिटी से या फिर एक्वायर्ड कैपेसिटी से उनको नॉलेज देता है, स्किल्स देता है, और एटीट्यूड्स भी सिखाता है किस तरीके से आपको बिहेव करना है सोसाइटी में। It involves enthusiasm, skill and understanding of teaching process। और इसके लिए क्या चाहिए? आपके अंदर enthusiasm होना चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, skills आपके अंदर खुद में होनी चाहिए, और understanding होनी चाहिए टीचिंग प्रोसेस की। उसके बाद हम देखेंगे इट हेल्प्स इन अचीविंग अफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स। ये किस में हेल्प करती है? अफेक्टिव लर्निंग आउटकम्स में। अगर आप अच्छे से पढ़ाएंगे, बच्चों के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। गुड टीचिंग एप्टीट्यूड इन्हांसेस क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है तो क्लासरूम में बच्चे आपसे एंगेज होंगे, लर्निंग रिटेंशन बढ़ेगी। रिटेंशन होता है दिमाग में रखने की क्षमता, वो इंक्रीज होएगी, एंड स्टूडेंट मोटिवेशन, बच्चों का मोटिवेशन भी इंक्रीज होएगा। अब PYQs यहाँ से कैसे आते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एट लास्ट PYQs भी कुछ बताऊंगी ताकि आपको थोड़ा आइडिया लगता रहे किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स डिनोट ग्रेट स्ट्रेंथ्स ऑफ द टीचर। कि कौन से करेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं, एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जो टीचर के ग्रेट स्ट्रेंथ्स होते हैं। तो आंसर इसमें था आपके पास, दैट इज सेटिंग एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल सेट करना है बच्चों के सामने, विलिंगनेस टू पुट एजम्पशंस टू द टेस्ट, एंड लास्ट वन वाज एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स। तो आप बच्चों की गलतियों को रिकॉग्नाइज करोगे, एक्नॉलेज करोगे, उनको पहचानोगे। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि आप टेस्ट में भी उनको कुछ एजम्पशंस दे सको। ठीक है, और एक क्वेश्चन, एक उसमें ऑप्शन था जो एलिमिनेट किया गया था, दैट इज फुल टाइम एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट। देखो, ये आपकी कोई ग्रेट स्ट्रेंथ नहीं है कि आप फुल टाइम इन्वॉल्व हो रहे हो। जब जहाँ पर आप टीचर का सोचने लगोगे ना, वहाँ पर आपको ये देखना है कि वो स्टूडेंट को कितना बेनिफिट हो रही हैं चीज़ें। तो हमेशा यूजीसी नेट में आपने वो वाले टिक करने हैं जहाँ पर स्टूडेंट को बेनिफिट हो, खासकर टीचिंग एप्टीट्यूड वाले में। तो इसमें आप एग्जाम्पल सेट करोगे, आप विलिंगनेस टू पुट assumptions टू द टेस्ट, एक्नॉलेजिंग मिस्टेक्स, ये सारे आपके करेक्ट आंसर्स हैं। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए गुड टीचर के? वही चीज़ आ गई, पेशेंस एंड एम्पैथी होना चाहिए। बहुत सारा पेशेंस रखना है, बच्चे बहुत शोर मचाएंगे, है ना। फ्रस्ट्रेशन आपको बिल्कुल नहीं करनी, उनकी डिफ़िकल्टीज़ को समझना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आप बच्चों को पढ़ाना है ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसे होगी? धीरे धीरे आप इवॉल्व होगे, तो आपको उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियरली बताने हैं ताकि अच्छे से वो समझ सके, अटेंटिवली आपको सुने। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट नॉलेज। बढ़िया कमांड होनी चाहिए, जो पढ़ा रहे हो ना उस पर ऐसा पढ़ के आओ ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे, और अगर डाउट रहे भी तो वो आपसे क्वेश्चन पूछे, आप दोबारा घर पे जाओ, अगर आपको नहीं आता तो उनको अगले दिन फिर से सोच कर आओ, फिर बेटर आंसर दो। ये नहीं कि कोई वेग से आंसर दे दो, वेग होता है कि अनक्लियर, है ना, तो वैसे आंसर नहीं देने आपको, वैसे आंसर देने हैं जो उनकी क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे।
नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी। आप ना अडेप्ट हो जाओ उनके तरीकों से। देखो एक अच्छा टीचर वो है जो एडजस्ट कर ले उनकी नीड्स, कि मेरा बच्चा ये ऐसे सीखता है, मान लो उसका लर्निंग मेथड में लिख लिख के याद होता है, थोड़ा स्लो लर्नर है, सारे तो एक समान नहीं हो सकते ना, कुछ स्लो भी होंगे, कुछ फास्ट लर्नर्स होंगे, तो आपको अडेप्ट करना आना चाहिए अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये क्वेश्चन पूछता है कि क्या कौन कौन से टीचर के करेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज मोटिवेशनल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल तो टीचर से डीमोटिवेटेड होते रहते हैं ना, जैसे हम भी डेली पढ़ते हैं इतना इतना तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो टीचर को हमेशा इतना मोटिवेशन रखना है उसके अंदर, इतना एंथुजियाज्म होना चाहिए उसके अंदर, ताकि बच्चों को ना उनका फेस देख के ही ऐसे एनर्जी से आ जाए। कुछ कुछ टीचर्स होते हैं ना हमारे क्लास या कॉलेजेस में, अच्छा ये वाला लेक्चर है मैम का, हम खुश हो जाते थे ये आएंगे। तो आपको वैसा टीचर बनना है, बच्चे ये ना हो जाए कि चलो बोर हो जाए, है ना। और वो धीरे धीरे होएगा, ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है जहाँ पर आप कुछ सीखोगे, चेंज होगे बच्चों से। तो एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं है कि जोक्स मारने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीनियंट बिहेवियर तब तक सही है जब तक बच्चे आपसे कुछ सीखें, ठीक है ना। अदरवाइज इट इज ऑफ नो यूज, कि बच्चों का आउटकम ही नहीं आ रहा, वो कुछ सीख ही नहीं रहे, है ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आगे देखेंगे हम टीचिंग वर्सेस नॉन टीचिंग एप्टीट्यूड। अब नॉन टीचिंग में ये सारी एक्टिविटीज थी, जो क्वेश्चन आया था ना यूजीसी नेट में इंस्टीट्यूशनल, ये नॉन टीचिंग एप्टीट्यूड है। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड स्किल्स होनी चाहिए, क्लेरिकल रिलेटेड, टेक्निकल रोल्स आप कर रहे हो स्कूल में, कुछ ऐसे वैसे काम है या कॉलेजेस में, है ना। टीचिंग एप्टीट्यूड फोकस करता है एजुकेशन पे, मोटिवेशन भी है इसमें। कई बच्चे सोचेंगे टीचिंग में मोटिवेशन का क्या काम है, मोटिवेशन भी है इसमें, अलोंग विद असेसिंग लर्नर्स। लर्नर्स को भी आपको असेस करना है, और असेस करने के लिए क्या होता है, वेरियस इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। एक यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताती हूँ, wait for a while, yeah, what are the characteristics of continuous and comprehensive evaluation। तो आपको सबसे पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, continuous and comprehensive evaluation, CCE जिसको कहते हैं। इसमें क्या क्या है चीज़ें, तो इसमें देखिए आपका एक तो क्या होना चाहिए इसमें, मार्क्स को रिप्लेस करके ग्रेड्स आ गए थे इसमें, ताकि बच्चे, सुसाइड रेट्स बहुत बढ़ रहा था ना, अरे हमारे इतने कम आ गए, तो ए बी बी सी सी इतना दुख नहीं लगता जितना देख के लगता है ओ माय गॉड जीरो या फिर इतना, है ना। फिर सीसी में क्या आया था, एवरी एस्पेक्ट को इवैल्यूएट किया जाता था। ये नहीं कि बच्चा पढ़ाई में केवल अच्छा है, अच्छा स्पोर्ट्स में भी अच्छा है तो भी इसको एस्पेक्ट, हर एक चीज़ को आप भी जब टीचर बनोगे एडमायर करना। अगर किसी की हैंड राइटिंग भी अच्छी है तो भी एडमायर करना, है ना। जरूरी थोड़ा ना सब पढ़ाई में अच्छे होंगे, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होएगा, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अच्छा होएगा। उसके बाद क्या है, एग्जामिनेशन फोबिया को भी निकालने की इसमें कोशिश की थी आपकी सीसी में, ताकि बच्चों को एग्ज़ाम से ज़्यादा डर ना लगे, ठीक है। फोबिया को भी निकालने की कोशिश की थी। एक आपका फोर्थ ऑप्शन आया था, इट इंक्रीजेज द वर्कलोड ऑन स्टूडेंट्स बाय टेकिंग मल्टीपल टेस्ट। तो सीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चों का बर्डन हम बढ़ा देंगे। देखो सिंपल सा मैं आपको फिर से फंडा बताती हूँ, एक टेक्निक बताती हूँ पेपर 1 के लिए। आपको बच्चों के बारे में सोचना है। देखो वर्कलोड तो आप नहीं बढ़ाओगे ना बच्चों का, तो बच्चों के जो हित में होएगा ना वही आपका जो ऑप्शन ठीक होएगा। अगर जो आप उसके बच्चों के डिसएडवांटेज में, आप उसको एलिमिनेट कर देना एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, नो इश्यूज। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज देखो इतना आसान पूछा, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही है। एमसीक्यूज क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। और जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव बोले तो सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें लिखना पड़ता था, पेजेस भरने पड़ते थे। तो हमारा यूजीसी नेट भी ऑब्जेक्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव। बहुत इजी सा है, फिर भी कई बच्चे कंफ्यूज हो गए थे। तो ये क्वेश्चन आया था, करेक्टरिस्टिक है एमसीक्यू क्वेश्चंस का, ठीक है। मोर ऑब्जेक्टिव होता है ये देन ट्रू फॉल्स। मोर ऑब्जेक्टिव क्यों है, ट्रू फॉल्स है। देखो ट्रू और फॉल्स में फिर भी आप क्या करोगे, एक तरीके से या तो ये सही है या गलत है,
पर एमसीक्यूज वालों में आपको 4 ऑप्शंस में एक को टिक करना है, तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का सिंपल सा मतलब क्या है, जहाँ पे ट्रूथ को ज़्यादा क्लियर हो, ट्रूथ मतलब फिक्स्ड हो चीज़ें, तो एमसीक्यूज ज़्यादा फिक्स्ड होते हैं ट्रू और फॉल्स से, ठीक है। फिर एक आपका ऑप्शन आया था दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन, नो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर मोर सब्जेक्टिव देन शॉर्ट आंसर टाइप, ये भी गलत है। दे आर मोर, देखो सब्जेक्टिव तो हो ही नहीं सकते, दे आर मोर सब्जेक्टिव देन ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन। देखो जहाँ पे सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आएगा वो तो आप क्रॉस ही कर देना, बचे क्या ऑब्जेक्टिव। एमसीक्यूज क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसमें भी एक आपको ट्रू फॉल्स पूछ रहा है और पूछ रहा है दे आर लेस ऑब्जेक्टिव देन ऐसे टाइप क्वेश्चन। देखो हमेशा जब बात की जाएगी एमसीक्यूज की तो ये ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होंगे, दे आर मोर ऑब्जेक्टिव देन ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में फिर भी तुक्के लग सकते हैं, एमसीक्यूज में आपका फिक्स्ड होएगा या तो 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक और क्वेश्चन आया है, व्हाट आर रिक्वायर्ड फॉर गुड टीचिंग, डायग्नोसिस, रेमेडी, डायरेक्शन, फीडबैक। तो ये चारों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है टीचिंग में। डायग्नोसिस होता है बच्चों की वीकनेसेस को समझोगे, रेमेडियल क्लासेस होती हैं जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स होते हैं, डायरेक्शन दोगे आप उनको, और फीडबैक भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड से ही क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है, मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ टीचर। क्या ऑब्जेक्टिव होता है टीचर्स का इवैल्यूएट करने का, तो इसका आंसर है एक तो क्या होता है, टीचर्स टेक टीचिंग सीरियसली। देखिए जब भी आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे ना कहीं आपको ये भी पता लगेगा आपके क्या लूप होल्स हैं, आपको कैसे चेंज करने की ज़रूरत है अपनी टीचिंग में ताकि बच्चे अच्छे से समझ सके। फिर दूसरा है, आपको इनोवेटिव मेथड्स को अडॉप्ट करने में हेल्प मिलेगी। मान लो आपका एक मेथड वर्क नहीं कर रहा, तो आप अपने दूसरे मेथड से बच्चों को समझाओगे। और तीसरा है, आप अपने इम्प्रूवमेंट करोगे एरियाज में। देखो जब बच्चा वीक है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कमी है, आपके मेथड्स में भी कमी हो सकती है ना। तो अपने हमेशा एरियाज को इम्प्रूव करना है, ये एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ना कि बच्चों की वीकनेसेस को काउंट करके और उनको डांटना। ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता स्टूडेंट की इवैल्यूएशन का, ठीक है। और जो आजकल होता है हमेशा स्टूडेंट्स को ब्लेम किया जाता है, बट इट इज़ एट लास्ट टीचर्स हु नीड टू एडजस्ट देयर मेथड्स। अब देखेंगे हम टीचिंग मेथड्स कौन कौन से। अब आपको ये भी तो पता होने चाहिए ना आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ाना है। एक तो लेक्चर मेथड, जैसे अब चल रहा है बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डिलीवरी ऑफ कंटेंट, ये टीचर सेंटर्ड होता है। यहाँ पे ऑल्दो लर्नर सेंटर्ड कैसे होएगा, जब आप फीडबैक देंगे, आप डाउट्स देंगे तो मैं आपका जवाब दूंगी, है ना। अभी ये टीचर सेंटर्ड है और स्ट्रक्चर डिलीवरी हो रही है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या कौन सा होता है, मान लो मैं साइंस कर रही हूँ और मैं 2 ट्यूब्स का आपको केमिकल रिएक्शन दिखाऊं, तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन या एक्सपेरिमेंट दिखाना। फिर क्या होता है डिस्कशन मेथड, जहाँ पर हम सारे मिलके डिस्कस करें, मान लो करप्शन पे डिस्कस करते हैं, इंटरैक्टिव एक्सचेंज होता है आइडियाज़ का बच्चों के बीच और टीचर के बीच। फिर होता है एक प्रोजेक्ट मेथड, ये सब बहुत इजी, आपको पता होंगे कैसे बच्चे प्रोजेक्ट्स में इकट्ठे होते हैं। मान लो वोल्केनो का एक प्रोजेक्ट है ना, तो बताएंगे वहाँ पे सारे मिल के बनाएंगे उसको। फिर ई लर्निंग आजकल चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ई लर्निंग, दीक्षा है एक, इसके फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो आपको ना सब सारों की फुल फॉर्म्स याद रखनी है। मूक्स है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्वयं की फुल फॉर्म क्या है। और आप एक आज काम करना, स्वयं के चैनल्स को अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चंस पता है कैसे आते हैं, चैनल नंबर इतना कौन सा है, कौटिल्य का कौन सा है, इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आपको बहुत अच्छे से चैनल्स और स्वयं की फुल फॉर्म मुझे बतानी है, ठीक है ना। आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा क्लियर एग्जाम। चलिए, ई लर्निंग में क्या होता है, डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि जो दूर रहने वाले बच्चे हैं वो भी सीख सके। जैसे अभी हम कितने दूर हैं फिर भी हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टीचर्स रोल इन द स्कूल और कॉलेज। तो टीचर का रोल क्या होता है, इसके कुछ क्वेश्चन जो आए हैं मैं आपको यूजीसी नेट में बताऊंगी। एक आया है अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, कह रहा है जब आप स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हो कौन सा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन, रेपिटेटिव पोज, फिक्स्ड पोस्चर। तो इसमें आंसर है वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर सोचो आप बच्चों को एक ही टोन में पढ़ाए जा रहे हो तो वो तो गलत बात है ना। आपके अंदर क्या होना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैपेसिटी होनी चाहिए, आप बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सको, ठीक है ना। रिपीटेटिव पोज आपको नहीं देने, ठीक है, फिक्स्ड पोस्चर भी नहीं रखना, टीचर तो हमेशा घूमते रहना चाहिए, लास्ट का भी ध्यान रखें। आप ऐसे थोड़ी ना बार बार पोज दोगे, हाँ समझने की कोशिश जरूर करोगे उनको। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी एक ऑप्शन था, प्रॉक्सिमिटी होता है पास में, ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के पास नहीं जाओगे। देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, टीचर ऐसा होना चाहिए जो फ्रेंड की तरह हो, बच्चे आपसे शेयर कर सके अपने दुख। तो प्रॉक्सिमिटी तो होनी चाहिए ना, वो लगाव, वो क्लोजनेस, इसको अगर मैं कम शब्दों में कहूँ वो होनी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी दिया था एक ऑप्शन, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, एलिमिनेट करोगे आप, तो आपका आंसर होएगा वॉइस मॉड्यूलेशन, ये होना चाहिए बस, ठीक है ना। आगे और पढ़ लेते हैं। फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा टीचर, बच्चों को नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करेगा, ना केवल रोट लर्निंग में। फैसिलिटेटर होता है इजी, आसान बनाएगा काम, टीचर का तो काम ही यही है आसान बना दे मुश्किल चीज़ों को। फिर एज अ काउंसलर काम करेगा, बच्चों को इमोशनली सपोर्ट करेगा और अकेडमिकली, कई बार होता है बच्चों की कोई, हमारे साथ भी होता है ना, कोई फैमिली प्रॉब्लम होती है तो हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, है ना, काउंसलिंग। फिर है रोल मॉडल की तरह काम करेगा, अपना उसका ऐसा होना चाहिए बिहेवियर कि बच्चों को लगे हमको टीचर जैसा बनना है, वर्दी ऑफ इमिटेशन, इमिटेशन होता है नकल करना, ऐसा हम होए कि बच्चे हमारे से कुछ सीखे, रोल मॉडल। फिर है क्लासरूम मैनेजर, देखो इसमें क्या होता है, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को अच्छे से ओवरसी करे, ऑर्गेनाइज करे, डिसिप्लिन रखे, ये भी एक टीचर का काम है। तो एक और कर लेते हैं हम PYQ। एक आया है क्वेश्चन, एज अ टीचर सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर अफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम। बेस्ट ऑप्शन बोले, बेस्ट मतलब सारे सही हैं पर फिर भी आपको इसमें से बेस्ट बताना है। तो सबसे पहले है यूज ऑफ पीयर कमांड, मेकिंग अग्रेसिव स्टेटमेंट आप बिल्कुल नहीं दोगे, एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश पोस्चर, बीइंग अथॉरिटेरियन, देखो अथॉरिटेरियन भी आप नहीं बनोगे। यूज ऑफ पीयर कमांड, ऐसा नहीं है कि आप जो आपके लोग कह रहे हैं उनको मानोगे, आप एडॉप्शन ऑफ वेल इस्टेब्लिश पोस्चर। देखो एक डेकोरम बनाना बहुत ज़रूरी है क्लास में, अगर यहाँ पे फिक्स्ड पोस्चर आता ना तो गलत हो जाता, जो हमने पीछे देखा था। आपको घूमते रहना क्लास में, ओवरसी करना है, ऑर्गेनाइज करनी है एक्टिविटीज़, बट उसके साथ साथ एक वेल इस्टेब्लिश्ड पोस्चर ज़रूर होना चाहिए आपका क्लास में। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन बताया है अफेक्टिव प्रेजेंस का। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग में, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगी लर्नर सेंटर्ड का जो आया है। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच ऐसी होती है जहाँ पर आप एक्टिव लर्निंग ध्यान देंगे, बच्चे एक्टिव रहें, एंगेज होएं, क्रिटिकल थिंक करें, ना कि सिर्फ रट्टा मारे, उनकी ऑटोनॉमी होए, ऑटोनॉमी होता है फ्रीडम, कि आज मैम ये टॉपिक नहीं पढ़ना तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चा आज आपको ये करवा देंगे, है ना, अगर आप प्रिपेयर करके आए हो, अदरवाइज यू कैन स्टिक टू दैट, ओके। कोलैबोरेटिव लर्निंग करोगे, बच्चों को साथ लेके आप लर्निंग करोगे, बिल्कुल ईजी है ये सब चीज़ें और क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आएंगे। अडॉप्ट टीचिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट नीड्स, अपनी ज़रूरतों को बच्चों की ज़रूरतों के साथ एडजस्ट करोगे और उनके स्टाइल्स को देखोगे। यहाँ से कौन से क्वेश्चन आए ये एक बार देख लेते हैं। उम, 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 अच्छा, लर्नर सेंटर्ड में क्या होना चाहिए, सबसे पहले प्रायर एक्सपीरियंस आप देखोगे बच्चों का, उनको कितना आता है, बीएड में भी यही सिखाते हैं ना, ऐसा नहीं है जाते ही स्टार्ट कर देना अपना टॉपिक प्रीवियस, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफ लर्नर्स फैमिली फ्रेंड्स,
ये ज़रूरी नहीं है, आप बच्चों की फैमिली से कोई ज़्यादा लिंक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनसे ख़ास रिश्ते बनाओ, तो इसको हम एलिमिनेट करेंगे। उसके बाद क्या है, एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स। हाँ, ये ज़रूर आप देखोगे बच्चों की एबिलिटी कितनी है सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स का लैंग्वेज बैकग्राउंड। लैंग्वेज बैकग्राउंड देखिए, आपको जानना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, है ना? तो ये आपका ज़रूरी है, ये काउंट होगा। लैंग्वेज बैकग्राउंड क्या है उनका। मान लो आप समझा रहे हो मराठी में, बच्चों ये समझते हैं हिंदी में, है ना? तो आप कॉमन न्यूट्रल लैंग्वेज फिर इंग्लिश को यूज़ करोगे, तो ये ज़रूरी है बैकग्राउंड। जो आप बोल रहे हो हरियाणवी, मतलब मैं बोल रही हूँ और बच्चों को पंजाबी समझ आ रही है, बच्चे मैं पंजाबी बोल रही हूँ उनको समझ नहीं आ रही, तो वो आप लोगे। फिर है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ड्रेस कोड में बच्चों का इंटरेस्ट हो कुछ ऐसा। फिर है मोटिवेशनल ओरिएंटेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, टीचर को मोटिवेशन करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके करेक्ट हो जाएंगे, बाकी एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे PYQs हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या है, वर्बल, लिसनिंग, नॉन वर्बल और फीडबैक। वर्बल क्या होता है, आप कौन से वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, उन्हें कितनी क्लैरिटी आ रही है, टोन क्या है आपके बोलने की, पेस मतलब स्पीड क्या है, वही वॉइस मॉड्यूलेशन हो गया ना, ये बहुत ज़रूरी है टीचर में, ये सब वॉइस में ही आ जाते हैं। फिर है नॉन वर्बल, बॉडी लैंग्वेज, मान लो आप देख उधर रहे हो पढ़ा कर रहे हो, आई कांटेक्ट होना चाहिए, जेस्चर्स आपके अच्छे होने चाहिए, मतलब अप्रोप्रिएट होने चाहिए। लिसनिंग पे क्या है, बच्चे आपका सुने, आप उनकी क्वेरीज को अच्छे से ले। फीडबैक इज प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स, आप उनको ना बहुत अच्छे से कमेंट दे सको ताकि वो इम्प्रूव कर सकें, और वो बहुत कंस्ट्रक्टिव होने चाहिए, डीमोटिवेटिंग नहीं होने चाहिए कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते, आपसे तो कभी होगा ही नहीं। हमेशा अच्छे अच्छे दो, बच्चे आप कर सकते हो, आप और मेहनत कर सकते हो, इसको ऐसे करो, इसको वैसे करो। तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? तो ये आपको एक अच्छा टीचर बनाता है। अब हम क्वेश्चन देखें। द यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, अब एड्स के ऊपर आया। टीचिंग एड्स होता है टीचिंग में आपके कौन कौन से टूल्स मददगार है, तो कौन कौन से हैं। is justified on the grounds of optimizing learning outcomes of the student। देखो जो जो बच्चों के हित में है वही ऑप्शन करेक्ट है। तो एक इसमें ऑप्शन है, आप उसको वैसा बनाओगे, ऑप्टिमाइजिंग होता है बिल्कुल करेक्ट, लर्निंग के आउटकम, लर्निंग के जो रिजल्ट आए वो बिल्कुल ऑप्टिमाइजिंग हो बच्चों के हिसाब से, तो टीचिंग एड्स आपके वैसे होने चाहिए, ठीक है ना? बाकी अट्रैक्टिंग स्टूडेंट अटेंशन बिल्कुल भी नहीं, आप ऐसे थोड़ा ना एड करोगे जिससे सिर्फ बच्चों का अट्रैक्शन हो, उनको समझ कुछ ना आ रहा हो या उनके मज़े के लिए हो, जो बच्चों के आउटकम को बढ़ाएं, लर्निंग आउटकम को, रिजल्ट को। लर्निंग बहुत ज़रूरी है टीचिंग में, अगर वो सीख नहीं रहे कोई फ़ायदा नहीं है। अफेक्टिव एंगेजमेंट, तो इसमें जस्टिफाइड बोला है, देखो बाकी सारे सही हैं, एंगेजमेंट भी होनी चाहिए, ठीक है, बच्चों को अट्रैक्शन भी होना चाहिए, पर यूजीसी नेट आपसे सबसे सही वाला मांगता है, तो जस्टिफाइड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। देखो टेक्निक्स हैं, आप क्लियर रूल्स उनको दोगे, रूटीन्स आपके अच्छे होने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेस, आप टाइम से आओ टाइम से जाओ, आपके क्लास के रूल्स हों, ऐसा सब। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, हमेशा जो अच्छे बच्चे हैं उनको रिवॉर्ड दो। पता है हमारी टीचर क्या करती थी, एक हमारी साइंस की मैम थे, जब भी हम अच्छी हैंड राइटिंग लिखते थे स्टिकर्स रखती थी अपने पास, और एक स्टिकर हमको पेस्ट कर देती थी, तो वी बिकम सो ग्लैड एंड हैप्पी, हमको होता था कब वो हमें स्टिकर मिलेगा। तो इससे क्या होता है, आप गुड बिहेवियर को रिवॉर्ड कर रहे हो ताकि बच्चों को इनकरेजमेंट मिले, ठीक है। तो आप भी वो स्टिकर्स रख सकते हो, इफ़ नो डाउट वो थोड़े छोटे हैं, चलो कॉलेज में पढ़ाना है बड़े हैं, बट स्टिल उनको अप्रिशिएट करो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एड्रेसिंग डिस्प्यूट्स क्विकली एंड फेयरली, कहीं भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए उसको अच्छे से एड्रेस करो, है ना? तो ये सब क्लासरूम मैनेजमेंट में आता है। नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन देखिए क्या कोई और। effectiveness of teaching has to be judged in terms of, क्वेश्चन है
कैसे टीचिंग की इफेक्टिवनेस जज करी जाएगी? आंसर है लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो बार बार ये आ रहा है कि टर्म लर्निंग आउटकम, तो बच्चों का लर्निंग आउटकम बढ़े वही टीचिंग स्ट्रैटेजी सबसे अच्छी है। कोर्स कवरेज नहीं, गलत है। इफेक्टिवनेस होता है कैसे आप एक अच्छी टीचिंग, कोर्स थोड़ी ना कवर करवाओगे सिर्फ, स्टूडेंट का इंटरेस्ट नहीं, यूज ऑफ टीचिंग एड नहीं, ताकि बच्चों के लर्निंग आउटकम बढ़े, बस यही एक अच्छा और अप्रोप्रिएट आंसर है। चलो आगे आ जाओ, बच्चों के मोटिवेट करने का क्या मतलब है? स्टिमुलेटिंग स्टूडेंट्स टू लर्न विलिंगली। मोटिवेट करना मतलब संदीप महेश्वरी मतलब इन द सेंस आप उनको इतना मोटिवेट करो तो बच्चे का मन लगे क्लास में, कि वो आपको सुने विलिंगली और एंथुजियास्टिकली। इसके लिए क्या करोगे? अचीवेबल गोल्स रखो, कि आज आपने 2 क्वेश्चन बस घर से करके आने हैं, 3 क्वेश्चन या फिर, है ना। अचीवेबल गोल्स, इतना बड़ा टारगेट ना दो बच्चों से पूरा ही ना हो। क्लियर अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स। प्रेज एंड रिवॉर्ड्स मैंने आपको बताया, सेलिब्रेट करो उनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को, ठीक है आज इस बच्चे ने ये किया। एंगेजिंग लेसन्स बनाओ, इतने डिजाइनिंग करो थोड़ी, ताकि बच्चों को सीखने में आसानी हो। टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट used in recruitment to evaluate potential skills। अच्छा ये देखो, टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जैसे यूजीसी नेट भी एक टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें क्या चेक होता है? वर्बल एबिलिटी। अब ये पूछ सकते हैं आपसे टीचर के क्या क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चंस जैसे आते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उनकी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए टीचर की, टीचिंग मेथड्स के बारे में पता होना चाहिए, और सब्जेक्ट नॉलेज में पूरी एक्सपर्टीज होनी चाहिए अनडाउटेडली। ठीक है, अभी हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे फिर रैप अप करेंगे सेशन को। क्वेश्चन है, इन विच टीचिंग मेथड लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज ऑप्टिमल एंड प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होता है सबसे ज़्यादा किस में होएगा? तो 4 ऑप्शन है, एक है डिस्कशन, एक है बज सेशन, एक है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक है प्रोजेक्ट मेथड। देखो लर्निंग का पार्टिसिपेशन पूछा है, पार्टिसिपेशन हमारा सबसे अच्छा होएगा प्रोजेक्ट मेथड में। क्यों अच्छा होएगा? क्योंकि प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों का हैंड ऑन लर्निंग होएगा। वो एक जॉन ड्यूई हैं, आपको ये याद रखना है, वो कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग, कि हम सीखेंगे कैसे? करने से सीखेंगे। तो आपका बच्चों का कैसे पार्टिसिपेशन अच्छा होएगा? हैंड ऑन लर्निंग बाय डूइंग, जॉन ड्यूई का कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट मेथड, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। डिस्कशन से हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, बस सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होता है, कुछ लिख दिया, बच्चे अपना दिमाग लगा रहे हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बस सेशन क्या होता है, इसको सर्च करके। ठीक है, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, ये आपका होमवर्क है। और प्रोजेक्ट मेथड में सबसे ज़्यादा सीखेंगे, आंसर ये था इसका। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस इज। सबसे पावरफुल फैक्टर क्या है? एजुकेशनल सिस्टम। सोशल सिस्टम भी इतना काउंट नहीं होता, ना इकोनॉमिक स्टेटस। आपका एजुकेशनल सिस्टम तो बहुत इजी है। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। नेक्स्ट सेशन में हम आगे कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड की थ्योरीज को माइंड में रखेंगे। और आप एक काम करना, पी वाई क्यूज जरूर करना, ठीक है। ऑल राइट, बाय बाय।